धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, धाकड़ खबर बुलेटिन लेकर। और आज बुलेटिन में 7 नहीं 9 खबरें होंगी। अभी तक लगातार कंटिन्यूअस ऐसा चल रहा था, इत्तेफाक था कि 7 ही खबरें आपके सामने रख पाता था। हालांकि खबरें बहुत हैं इस वक्त देश में, काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। भोंपू मीडिया सिर्फ नफरतें फैलाने में लगा हुआ है, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन संसाधन आड़े आते हैं काम करने में, ये आपको मानना पड़ेगा। वो बड़े कारपोरेट वाले लोग हैं, बम्पर डंपर तरीके से वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम भी उनसे कम काम नहीं कर सकते। अपनी जितनी सलाहियत है, जितने अपने पास वसाइल हैं, संसाधन है, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में मैं आपके सामने 9 खबरें रखने जा रहा हूं। कमेंट्स के रूप में अपनी बेबाक राय हमेशा की तरह दीजिएगा। सीधे चलते हैं बुलेटिन की तरफ। तो पहली खबर आ रही है हमारे पास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। वो गोरखपुर जहां आदित्यनाथ योगी का गोरखपुर है। हालांकि अब वो वहां से सांसद नहीं है, विधान परिषद से चुन के गए हैं, सीएम बन गए हैं, लेकिन 20 साल से वो वहां के सांसद थे और अभी भी वो उसी मठ में बैठते हैं। लोग उत्तर प्रदेश में उनको सीएम कम कहते हैं, महाराज ज़्यादा कहते हैं। महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रही हैं। आप देखिएगा पत्रकार लोग भी जाते हैं ना, तो वो सीएम के पैर छूते नहीं है, वो भगवा जो चोला पहन रखा है उसके पैर छूते हैं। एएनआई के पत्रकार की हमने तस्वीरें आपके सामने रखी थी। वहाँ से खबर आ रही है, जो डॉक्टर कफील हैं, जिन्होंने उस वक्त जब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी और योगी सरकार ने इनाम देने के बजाय उनको जेल में डाल दिया था। क्योंकि कैसे बर्दाश्त कर लें, एक मुस्लिम डॉक्टर वो वाहवाही लूट रहा है पूरे सोशल मीडिया में, मीडिया के अंदर, और योगी जी का किरकिरी हो रही है कि वो 2 दिन पहले गए वहाँ पे, विजिट किया, उन्हें कैसे नहीं पता चल पाया कि वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो उन डॉक्टर कफील के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है, काशिफ अली अहमद पर। हॉस्पिटल में भर्ती है, हालत नाजुक है। डॉक्टर कफील का जो पूरा मामला है वो ये है कि वो जेल में थे जब उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था, और वो अब जेल से बाहर हैं, आए जब उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। उनका कहना है ये हमला उन पर होना था, उनके भाई तो इत्तेफाक से इसकी चपेट में आ गए। हुआ कैसे कि बाइक सवार बदमाश है और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 3 गोलियां लगी हैं पेट में और गर्दन में, हालत क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में भर्ती गए हैं। अब देखिए, इसे कहेंगे जंगल राज। योगी के गढ़ में, योगी के जिले में, योगी के घर में कानून व्यवस्था का आलम देख लीजिए आप। लेकिन भोंपू मीडिया अब नहीं चलाएगा साहब जंगल राज, अब उसे जंगल राज नहीं दिखाई देगा। क्यों? वर्ग विशेष की सरकार है ना, और वर्ग विशेष का ही मीडिया है, उस मानसिकता को छोड़ेगा कैसे। चलते हैं खैर हम लोग दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर भी हमारे पास उत्तर प्रदेश से है। अब यूपी बोर्ड जो 10वीं और 12वीं कक्षा तक एग्जाम कराता है, वो दिसंबर तक अपना कोर्स पूरा करा ले। इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अप्रैल से ही अपना सेशन शुरू करा के और दिसंबर तक अपना तमाम कोर्स हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का पूरा करा ले, ताकि जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में करा लिया जाए। क्योंकि अगले साल लोकसभा के आम चुनाव हैं। तो लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश के चुनाव होंगे और कहीं चुनाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसपे बीजेपी 71, 2 उसके सहयोगी 73 पर हुआ करते थे, लेकिन 3 जगह वो हार चुके हैं, 70 पर सिमट चुके हैं। गोरखपुर फूलपुर हार चुके हैं, कैराना वो हार चुके हैं। तो वहां पे योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी कर दिया है कि दिसंबर तक सारा पाठ्यक्रम, सारा कोर्स पूरा कर लो, क्योंकि हमें चुनाव कराना है 2019 का। तो देखिए, चुनाव महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। उन टीचरों को बीएलओ की ड्यूटी में लगा देंगे, उन टीचरों को कहीं पोलियो पिलाने की ड्यूटी में लगा देंगे, उन टीचरों को कहीं जनगणना की ड्यूटी में लगा देंगे, और उन टीचरों से कह रहे हैं कि आप दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा दीजिए। देख लीजिएगा, एक आदेश की बात कर लेता हूं आपको, खबर थोड़ी लंबी हो जाती है, बातें करना नहीं चाहता हूं, सीधे खबर रखना चाहता हूं। एक आदेश जारी कर दिया कि साहब 7 बजे तक हर टीचर को स्कूल पहुंचना होगा। इतनी अच्छी सड़कें बना रखी हैं आपने, इतने अच्छे रास्ते बना रखे हैं कि हर टीचर सुबह 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाएगा। और कहा कि एक ऐप डाउनलोड करिए, उस ऐप से अपनी हाजिरी दीजिए। इंटरनेट चलता है, राजधानी दिल्ली के अंदर बैठा हूं मैं, लक्ष्मी नगर लेके चलता हूं आपको, बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट नहीं चलता है, अंदर घुस के टेलीफोन में सिग्नल नहीं आते, फोन नहीं चलता, इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात है। तो नए नए आदेश जारी करते हैं। चलते हैं खैर हम लोग खबर नंबर 3 की तरफ। भाई की साली से शादी कर सकते हैं क्रिकेटर मोहम्मद सामी साहब। उनका अपनी बीवी से इख्तलाफ चल ही रहा है, विवाद चल ही रहा है, वो आपको पता ही होगा। बीवी दुनिया भर के एलिगेशन उन पे लगा रही है, लेकिन अब वो उस प्रेमिका से तो शादी कर नहीं रहे हैं जिसके बारे में वो एलिगेशन लगा रही थी कि यहाँ की लेडी से उनके संबंध है, वहाँ की लेडी से उनके संबंध है। भाई की साली से वो शादी कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। मुझे लगा छोटी सी खबर है, आपके सामने रखना चाहिए। खबर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर आ रही है, एक महिला का शुद्धिकरण करके घर वापसी कराई गई है। यानी कि वो महिला धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गई थी, एक लड़के से उसने शादी कर ली, 2 बच्चों की वो मां है। 2006 की ये घटना बताई जाती है। लेकिन अब उस महिला का उसके पति और ससुरालियों से विवाद हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि जेठ ने भी उस लड़की के उस महिला के साथ में दुष्कर्म किया घर में, और जब उसने अपनी सास और अपने पति से बात बताई तो सास और पति ने उसको जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की कोशिश की। महिला फरवरी से अपने ससुराल से अलग रह रही है, दोनों बच्चे जो हैं वो ससुरालियों के पास है। अब उस महिला की मुलाकात होती है हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा से जब उसकी मुलाकात होती है तो पहले उसका शुद्धिकरण कराया जाता है, उसकी घर वापसी कराई जाती है। हालांकि वो महिला अभी तक अपने घर वालों के पास नहीं पहुंची है। उसका कहना है जब मैंने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था उन्होंने सारे नाते संबंध मुझसे तोड़ दिए थे। ये होता भी है, लड़कियां जब जाति धर्म छोड़ के किसी और धर्म के लोगों में शादी कर लेती हैं तो घर वाले उससे किनारा कर लेते हैं। तो वो वापस नहीं जा पा रही है, लेकिन हिंदू महासभा ने शुद्धिकरण करके उसका वापस करा दिया है। महिला ने FIR दर्ज कराई है कि मेरे जेठ ने मेरे साथ ऐसा किया, दुष्कर्म किया, और मेरे पति ने मेरा गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करा दिया और मुझे पहले बताया कि वो हिंदू है और हिंदू बन के मुझे प्रेम के जाल में फंसा लिया। बाद में उसकी असलियत सामने आई आज 12 साल बाद। खैर, खबर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ का एक मठ है जिसको कामेश्वर मठ कहते हैं। उस मन कामेश्वर मठ में यानी कि एक मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी हुई, जितने मुसलमानों के तमाम धर्मगुरु थे वो उसमें शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के बाद जहाँ पे आरती स्थल होता है मंदिर के अंदर, वहाँ पे उन्होंने नमाज अदा की। जो भी रुख बनता होगा उस हिसाब से उन्होंने नमाज अदा की अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। और इसके जो महंत हैं दिव्या गिरी, उन्होंने वो क्या कहती हैं, उनका कहना है कि देखिए, जब मुसलमान मंगल के रोज़, मंगल के दिन प्रसाद बांट सकते हैं तो हम रोज़ा इफ्तार क्यों नहीं करा सकते। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गंगा जमनी तहजीब है। सरकारें, देश में बैठी हुई पार्टियां कुछ भी नफरतें फैला ले, लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बरकरार है, लखनऊ से हमें देखने को मिल रही है। हम लोग भी इन महंत के जज्बे को सैल्यूट करते हैं और जो तमाम मुसलमान के उलेमा दीन वहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम और भी लोग पहुँचे हैं, उनको भी सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक नज़ीर कायम की है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप लोग भी तारीफ़ कीजिए, सराहना कीजिए। चलते हैं खबर नंबर 6 की तरफ। पीएम मोदी का एक और झूठ सामने आ गया है, या यूं कहें कि उनका बड़बोलापन सामने आ गया है, पकड़ा गया है, या यूं कहें कि उनकी एक लफ्फाजी जुमलेबाजी और सामने आ गई है। और उसका खुलासा हुआ है RTI से, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कानून 2005 में कांग्रेस ने बनाया था, जिससे कांग्रेस की बैंड बजी। कॉमनवेल्थ घोटाला उसका खुला और तमाम घोटाले, 2G, कोलगेट, तमाम घोटाले उसके खुले। लेकिन जब से सत्ता में बैठे मोदी सरकार, सबसे पहला स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री मोदी का कि RTI कानून जो है वो अधिकारियों को परेशान करने के लिए, और उसके बाद से RTI कानून को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, डब्बे में डाल दिया गया। जो आयोग हैं उनमें आज जज भी तैनात नहीं किए जा रहे हैं सुनवाई के लिए। ये स्थिति है क्योंकि अपनी सरकार का कुछ ना निकल आए तो RTI का कोई जवाब देता नहीं है। लेकिन यहां RTI से खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झूठ, एक जुमलेबाजी और पकड़ी गई है। क्या है? पवन खेड़ा जो कांग्रेस के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और बताया है कि गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लोगों ने भी सुना होगा, मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन पर आरोप लगाया था। देश के पूर्व सेनाध्यक्ष मिस्टर कपूर पर भी आरोप लगाया था और तमाम लोगों पर आरोप लगाया था कि ये उनके खिलाफ गुजरात में सरकार न बने, इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। ये खुले मुझ से आरोप लगाया था, जिसको बाद में लोकसभा में उम कर गए, माफी कहने लगे ये तो जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी कैसे हो सकती है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर इतना एलिगेशन लगा रहे हो, दम है तो FIR दर्ज करके दिखाते ना। तो RTI में खुलासा ये हुआ है कि कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, ना खुफिया विभाग की है, ना किसी विभाग की, कि जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रधानमंत्री ने देखा, अरे अच्छा ये मिल रहा है, इनके बारे में एक नया परसेप्शन लोगों के सामने ये बना देते हैं, उस आधार पर बना दिया। तो देखिए कितना गंभीर मामला है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, संविधान के बारे में बातें करता है, लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तो उसके मुंह से माफी नाम का अल्फाज भी नहीं निकलता। चलते हैं खबर नंबर 7 की तरफ। दम है तो शीला दीक्षित मोदी के दौर में 1 साल काम करके दिखाए दिल्ली की CM के तौर पर, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो सरकार चलाना जानते नहीं। जब उन्हें पता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है
तो उसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो उसी हिसाब से काम ना करके केंद्र सरकार से टकराव के मूड में है, एलजी से टकराव के मूड में है। तो अरविंद के और जब ये बात कह रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि उन्होंने 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई है, तो उनका कहना है अरविंद केजरीवाल का कि ठीक है आपने 15 साल सरकार चलाई, तो उस वक्त बीजेपी का दौर नहीं था, खासकर मोदी का दौर नहीं था। दम है तो अब मोदी के दौर में 1 साल सरकार चला के दिखाए शीला दीक्षित, हम मान जाएंगे कि सरकार चलाना इतना आसान है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर इन्होंने पूरा आंदोलन छोड़ दिया है और नारा दिया है एलजी दिल्ली छोड़ो। अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा में पूरा इन्होंने प्रस्ताव पास किया है और पूरा मूवमेंट उन्होंने चालू कर दिया है कि एलजी दिल्ली छोड़ो। दिल्ली से जुड़ी हुई एक खबर है, वो भी इन्हीं से, आम आदमी पार्टी से जुड़ी, इनके स्पीकर हैं। स्पीकर ने अपनी इफ्तार पार्टी में एलजी को नहीं बुलाया, जलील किया एलजी को एक तरीके से। भाई एक एलजी को नहीं बुला रहा है एक स्पीकर, तो जलील कर रहा है। मीडिया ने पूछा भाई ऐसे ये क्या मामला है, क्यों ऐसे जलील कर रहे हो? तो कहा कि जब पिछले साल बुलाया था एलजी को तो एलजी अनिल बैजल नहीं आए थे हमारी पार्टी में, तो इस बार हमने नहीं बुलाया। भाई जब वो आना नहीं चाहते तो उनको बुला के हम लोग क्यों शर्मिंदा हों? चलते हैं खबर नंबर 8 की तरफ। 8वीं पास को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है कर्नाटक के अंदर साहब, कुमार स्वामी की जो सरकार है उसमें। अब देखिए जीटी रेवन्ना है इनका नाम, सॉरी जीटी देवगौड़ा इनका नाम है, और ये वही जीटी देवगौड़ा है जो सिद्धारमैया को एक सीट पर हराने के बाद विधायक बने हैं। ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट की मांग कर रहे थे, ये काफ़ी नाराज़गी जता रहे थे, जेडीयू के विधायक हैं ये, और इन्होंने साफ कर दिया है कि इनको, वो साफ हो गया है कि इनको बेसिक शिक्षा विभाग जो है, उच्च शिक्षा विभाग का इनको मंत्री बनाया गया। बताइए 8वीं पास को शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। जब मीडिया पूछ रहा है कुमार स्वामी से तो उनका जवाब देख लीजिए साहब, कहना क्या। कुछ लोगों के बड़े अच्छे दिन आ गए 2014 के बाद, जैसे एक मुझे याद है जब शिक्षा मंत्री बनी स्मृति ईरानी, सरकार बनती मोदी सरकार की, तो एक व्हाट्सएप पे वायरल हो गया, लो जी अच्छे दिन आ गए, 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बना दिया। हालांकि आज तक उनकी डिग्री पे सवाल है। इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेती हैं तो उससे लगता भी है पढ़ी लिखी है, वैसे इंग्लिश मोदी जी भी बोल लेते हैं, उनकी डिग्री पर भी सवाल है, आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। डिग्री पर जब सवाल खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी के नेता की, तो उसे ले जाके ना जहां वो पढ़ा था टॉयलेट भी दिखाया गया। अच्छा ये बता टॉयलेट किधर है, टॉयलेट का मुंह किधर है, टॉयलेट में टोंटी किधर लगी है, टॉयलेट का दरवाजा अंदर खुलता है कि बाहर खुलता है, टॉयलेट में टाइल्स किस रंग की लगी है, टॉयलेट के सामने जो है वो कितनी चौड़ाई है, एक साथ कितने टॉयलेट है, सब दिखाया गया। लेकिन यहाँ साहब की डिग्री पर सवाल खड़े होते हैं तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तो 8वीं पास को यहाँ मंत्री बना दिया गया। कुमार स्वामी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं ही कितना पढ़ा लिखा हूँ, जबकि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस बात को ऐसे करके टाल दिया। तो 8वीं पास शिक्षा मंत्री कर्नाटक के अंदर। चलते हैं खबर नंबर 9 की तरफ। पूर्ण बहुमत ना मिला तो बीजेपी आरएसएस प्रणव दा को, यानी कि प्रणब मुखर्जी को, देश के पूर्व राष्ट्रपति को 2019 में देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये कह रहे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत और जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा शायद ऐसा होगा कि मोदी के नाम पे लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, सीटें भाजपा की कम आएगी, क्योंकि विकास तो 4 साल में पैदा हुआ नहीं है, और इस आखिर साल में विकास कितना पैदा कर पाएंगे जब 4 साल में नहीं हुआ। तो उनका कहना है इसीलिए प्रणव दा पे डोरे डाले जा रहे हैं। प्रणव दा की इमेज अच्छी है और उनकी इमेज के चलते कुनबा बढ़ाया जा सकता है एनडीए का, और सरकार जो है फिर से बीजेपी की एनडीए की बन जाएगी। इसीलिए प्रणव दा पर आरएसएस डोरे डाल रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को निराधार बताया है, गलत बताया है, सिरे से इसको खारिज किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो देश के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई शख्स राष्ट्रपति तक रहने के बाद देश का प्रधानमंत्री बना। देखना दिलचस्प होगा 2019 के चुनाव में होगा क्या। और दूसरा, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, कांग्रेस ने 3 बार इनका रास्ता रोका। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, उसके बाद प्रणव दा दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे, उनको तब प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई, चंद्रशेखर की सरकार बनी, उस वक्त भी बात आई थी कि प्रणव दा को पीएम बनाया जाना है, लेकिन तब राजीव गांधी ने उनको पीएम नहीं बनने दिया। 2004 में जब यूपीए बना, तब सोनिया गांधी ने उनके जूनियर को, मनमोहन सिंह उनके जूनियर हैं समझ लीजिए पार्टी के अंदर भी, और वैसे सरकारी सतह पर भी जाकर देखें हम तो, उनको पीएम बना दिया, इनको पीएम नहीं बनने दिया। तो कांग्रेस से इनकी एक नाराजगी है और हो सकता है पीएम बनने का इनका सपना पूरा हो जाए। पर ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं, जिसको बीजेपी नकार रही है। तो 9 खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों को लेकर धाकड़ खबर का बुलेटिन आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।